तो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का क्या डेफिनेशन हो गया? अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? अट्रैक्टिव, वो आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करता है, और डायरेक्टिव मतलब उसको आप एक थ्रेड के हेल्प से फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में आके ही रुकता है। तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुकता है, ठीक है। फिर इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट का डेफिनेशन हो गया, मैग्नेट इज ए स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म? द प्रॉपर्टी of attraction of this material is magnetism. A magnetism is property of some material which are called magnet, due to which they attract small pieces of iron, cobalt or nickel, right? Properties of magnet, magnet में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। A magnet attracts small pieces of iron, cobalt, nickel, तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। A freely suspended magnet align itself nearly in the geographic north-south direction, तो ये इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड है like poles repel and unlike poles attract each other। like pole मतलब नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन होता है, और अनलाइक मतलब नॉर्थ साउथ के बीच अट्रैक्शन होता है। फिर अगला प्रॉपर्टी है इसमें, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर एक मैग्नेट है उसको उसके सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो फिर जो, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग, फिर वो आधे टुकड़े में वापस नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet within which its influence can be experienced is called its magnetic field. The space around a magnet within which its influence can be experienced is called its magnetic field. तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड उसका क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो स्पेस जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैग्नेट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है? वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में जहाँ तक वो मैग्नेट दूसरे मटेरियल को, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको अट्रैक्ट कर सकता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि किसी इलाके का डॉन कोई होता है तो उससे, उस एरिया के मतलब कि कुछ डिस्टेंस तक लोग डरते हैं उससे, राइट। तो उसका बोलता है कि ये मेरा इलाका है, यानी मेरा फील्ड है वो। तो उसका फील्ड है मतलब उस रीजन में वो दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, राइट, या उसका इन्फ्लुएंस रहता है उतने रीजन में, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा? इंडिया तक होगा। तो इंडिया में फील्ड है उनका। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो होंगे देवेंद्र फडणवीस, है ना, तो इनका फील्ड क्या होगा? महाराष्ट्र में पूरा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में उनका फील्ड कहाँ तक है? पूरे महाराष्ट्र से है, राइट, महाराष्ट्र तक है फील्ड। तो वैसे ही हर एक मैग्नेट का फील्ड होता है, मतलब वो जितने दूर तक, जितने रीजन में वो दूसरे मैग्नेट को या दूसरे मटेरियल को अफेक्ट कर सकता है, उस रीजन को उसका क्या बोलते हैं? फील्ड। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया। फील्ड का कैसा डेफिनेशन हुआ? क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होता है कि कितना अमाउंट में फील्ड है। तो मैग्नेट के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और मैग्नेट से दूर जाएंगे तो क्या होगा? वीक फील्ड होगा। तो मैग्नेट, उसका अमाउंट पता करने के लिए वहाँ एक यूनिट पोल को रखा जाता है। यूनिट यानी ऐसा मैग्नेट को रखा जाएगा जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 है। तो उस पर जो फोर्स वो लगाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ, वो बोलेंगे उसका फील्ड, कि कितना फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था,
किसी चार्ज का फील्ड कहीं निकालना होता है तो क्या करते हैं, उस चार्ज के सामने एक 1 कूलम चार्ज को ला के रखते हैं, यूनिट चार्ज को, और 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is force experienced by unit positive charge placed at that point, right? तो वैसे ही magnetic field at a point is force experienced by unit pole at that point, right? तो field का दो definition हो गया, एक quantitative और एक qualitative। qualitative definition आएगा तो क्या लिखेंगे, the region around a magnet where its influence can be seen, right? और दूसरा है क्वांटिटेटिव, तो लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, तीन चैप्टर में सेम टाइप का डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, किसी मास के अराउंड का वो रीजन जहाँ तक वो मास उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। और उसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा, किसी मास के सामने अगर फील्ड निकालना है तो वहाँ पे एक यूनिट मास पे जितना वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा यूनिट मास पे, उसको क्या बोल दिया जाएगा, फील्ड, ठीक है। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ इसका होता है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग बी लेटर यूज करते हैं। फिर यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट टेस्ला होता है, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, एसआई यूनिट टेस्ला हो गया, और उसको कैपिटल टी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितने अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो बोल देंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वली स्पेस लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स के बीच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it has same magnitude and direction at all points of that region. Magnetic pole, any arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called magnetic dipole. A bar magnet and current carrying loop are magnetic dipoles. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। एक माइनस चार्ज प्लस चार्ज रखा रहता था किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा और उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ही टाइप का होता था, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रहना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए दो अरेंजमेंट है हमारे पास, या तो बार मैग्नेट रख देंगे या करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बिहेव लाइक प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दो तरह से होगा डिफाइन। एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ कि पोल स्ट्रेंथ, बार मैग्नेट रहेगा साउथ नॉर्थ और उसका दोनों के बीच सेपरेशन होगा, और दूसरा करंट कैरिंग वायर भी, करंट कैरिंग क्लोज लूप भी बिहेव करेगा मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन पोल के प्रोडक्ट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगला डेफिनेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड
डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट करते हैं, QM, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, राइट। पोल स्ट्रेंथ मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे को, उस पर डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है उसका। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर होता है, लिखिए पोल स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर एंड ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और खाली पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या बना हुआ है, QM, Q और सबस्क्रिप्ट में M, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है M, स्मॉल m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था वैसे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में लिखेंगे दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइंस। और प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी है कि दीज लाइंस ओरिजिनेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाता है, ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या फॉर्म करता है, क्लोज कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स which start from north pole and end at south pole outside the magnet। नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे खत्म होता है कहाँ, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड में नॉर्थ से चल के साउथ पे आता है और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ आ जाता है वापस। तो क्लोज कर्व फॉर्म किया कि नहीं, क्लोज। अगला प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट है these lines start from and end on surface of a magnet normally, परपेंडिकुलर मैग्नेट के पास जब आएगा तो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आएगा। जैसे मेटल में भी ऐसा ही होता था, मेटल के सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता था तो परपेंडिकुलर निकलता था, है ना, लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी ये भी था कि द लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। लेंथवाइज लाइंस ऑफ फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करने का, एंड एक्सपैंड साइडवाइज। दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल एंड रिपल्सन बिटवीन लाइक। वाई लाइंस ऑफ फोर्सेज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपैंड साइडवाइज। तो लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्शन क्यों रहता है लाइंस ऑफ फोर्सेज में, नॉर्थ साउथ, दो पोल बना लेंगे, नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ पोल से जो लाइन निकल रहा है ऐसे लेंथ वाइज, पहले साइड वाइज कर लेते हैं। साइड वाइज मतलब लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 में गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये लाइन एक दूसरे से दूर जा रहा है तो एक्सपेंशन ही तो बोलेंगे, एक्सपैंड हो रहा है। तो लाइन एक दूसरे को एक्सपैंड क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेट से दूर जाने से, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा, और वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फार अवे लाइंस रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोजली पैक्ड लाइन इंडिकेट करना है। तो जहाँ से स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पास पास लाइन होगा, और उससे दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होता जाएगा, तो लाइन के बीच ज़्यादा गैप चाहिए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइड वाइज जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, लाइन फैल रहा है, साइड वाइज लाइन फैलते जा रहा है, ठीक है। अब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो एक लाइन पे 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक लाइन है उसमें 2 पॉइंट कंसीडर किए, ए और बी। तो ये ए और बी लाइन चाहता है कि पास आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है।
क्योंकि मैग्नेट से जो लाइन निकल रहा है वो जल्दी खत्म होना चाहता है लाइन, वो इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता है। क्योंकि एक अगर प्लस चार्ज है और बगल में माइनस चार्ज रखा हुआ है तो प्लस से लाइन और माइनस पे स्ट्रेट आ जाता है तुरंत, वो प्लस से निकल के बहुत दूर जाके लौट के माइनस के पास नहीं आता है। तो लाइन क्या चाह रहा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि एनर्जी जब फैल जाएगा बहुत दूर तक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, और कोई भी सिस्टम चाहता है कि उसका एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम एनर्जी हो। तो लाइन जल्दी अगर प्लस से स्टार्ट हुआ तो माइनस को ढूंढेगा कि कहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना पड़े। वैसे ही जैसे क्लाउड में अगर माइनस का एक्यूमुलेशन हो गया है क्लाउड के लोअर पार्ट में, तो अर्थ पे अगर दो ट्री है, एक ज़्यादा हाइट वाला ट्री है और एक कम हाइट वाला है, तो क्लाउड से डिस्चार्ज कौन से ट्री पे होगा, ज़्यादा हाइट वाले ट्री पे होगा, क्योंकि क्लाउड के ज़्यादा करीब होगा तो वो जल्दी से वो हाइट जो ज़्यादा हाइट वाला ट्री होगा उसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, वो लॉन्ग पाथ को लेना नहीं चाहता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइन जल्दी ख़त्म होने के चक्कर में वो लंबा एक्सपेंशन नहीं चाहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो छोटा होने चाहता है, छोटा, जैसे रबर खींचा हुआ है और वो छोटा होना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है उसमें। तो लेंथ वाइज लाइन्स ऑफ फोर्स में कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है और साइड वाइज एक्सपेंशन की टेंडेंसी होती है, राइट। नॉर्थ पोल से लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ लाइन आ रहा है, साउथ पोल की तरफ। तो गिव एंड टेक जैसा है, एक दे रहा है लाइन और दूसरा लाइन एक्सेप्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो लाइन दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है ये लाइन। वैसे ही ये दूसरा और भी लाइन ऐसे बहुत सारा ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन नॉर्थ में क्या हो रहा है कि एक से लाइन निकल रहा है, दूसरे से भी निकल रहा है, तो दोनों देने ही वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा दोनों, और एक लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये लाइन साइड वाइज ऐसे चला जाएगा, साइड वाइज। और साइड वाइज हमको पता है कि जब भी लाइन साइड वाइज होता है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल एक दूसरे के हो जाए लाइन, तो पैरेलल लाइन में रिपल्सन ऐसे होता है, इसके पहले हम लोग देखे थे। और लेंथ वाइज अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, दो लाइन लेंथ वाइज ज्वाइन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसका लेंथ कम होना चाहता है, तो इसका लेंथ कम होना चाहेगा, ये वाला लेंथ कम होना चाहेगा, तो एक दूसरे को खींचेगा ये पास में। जैसे क्लाउड जो है उससे चार्ज अर्थ पे पास में आता है एकदम, तो वो ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, और क्लाउड के चार्ज को ये ट्री पे जो इंड्यूस चार्ज है वो खींचता है। तो यहाँ पे दो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ का लाइन कनेक्ट हो गया है आपस में, एक लाइन निकल रहा था, एक पे आ रहा था, तो दोनों सपोर्ट किया एक दूसरे को। तो इस सपोर्टिव सिस्टम के कारण ये लाइन अपना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए साउथ और नॉर्थ पास आने लगेगा लाइन को छोटा करने के लिए। लेकिन नॉर्थ जब रखे तो दोनों से लाइन निकल रहा था, तो निकल रहा था लाइन, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा था ये लाइन सिस्टम, तो दोनों पैरेलल साइड वाइज चला गया। और साइड वाइज लाइन जहाँ भी जाएगा साइड वाइज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि आगे जाके फील्ड वीक होने वाला है, तो फील्ड वीक होने वाला है तो लाइन के बीच ज़्यादा गैप चाहिए। इसलिए जो ये प्रॉपर्टी हुआ लाइन्स ऑफ फोर्स का कि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट पोल में नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पास आना चाह रहा है लेंथ कम करने के लिए, लाइन्स ऑफ फोर्स का लेंथ कम करने के लिए। और नॉर्थ पोल साइड वाइज लाइन से जा रहा है, और साइड वाइज लाइन रिपल्सन करता है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, दूर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस साइड वाइज लाइन्स ऑफ फोर्स में रिपल्सन होता है। ये वाला पहले, इसके पहले था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्सियल लाइन पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सियल लाइन पे, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 kp/r³, 2 kp/r³। तो यहाँ पे मैग्नेटिक में 2k के जगह पर μ0/4π खाली लिखा हुआ है, μ0/4π, और p के जगह पर m/r³।
P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे ही इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था ओनली Kp/r3, तो K के जगह पर μ0/4π लिखना है और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पर M लिखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और R3। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था Kp/r3, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π M/r3। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाउ का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। अगर m डाइपोल मोमेंट है और b मैग्नेटिक फील्ड और किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है mb sin थीटा के बराबर। फिर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा। टॉर्क का होता है mb sin थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होता है -mb cos थीटा। और वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2, इसका फॉर्मूला होता है -mb cos θ2 cos θ1। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगल पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से θ1 एंगल पे, और उसको रोटेट करके θ2 एंगल पे ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ता है उसमें -mb cos θ2 cos θ1। ओके, तो अगर एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो थीटा एंगल पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया -mb cos थीटा। और थीटा इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी मिनिमम होता है, तो वो जब एनर्जी, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और फॉर्मूला है mb cos थीटा -mb cos थीटा, तो -mb इंटू 1 -mb होगा, तो -mb मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम क्या रहता है, स्टेबल। और अगर 180 डिग्री रख देंगे एंगल, मैग्नेट को 180 डिग्री पे रख देंगे अगर, तो cos 180 -1 होता है और फॉर्मूला था -mb cos थीटा। cos थीटा खुद नेगेटिव हो जाएगा तो पूरा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, +mb हो जाएगा। तो ज़्यादा एनर्जी हो गया सिस्टम का, तो सिस्टम का एनर्जी ज़्यादा हो गया तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ठीक, सो थीटा इक्वल टू 0 इज कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इक्वल टू 180 इज कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थीटा इक्वल टू 90 इज कंडीशन फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो अगर सर्कुलर करंट, पहले फिगर बनाएंगे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का। अगर I करंट फ्लो कर रहा है R रेडियस के सर्कल में, तो ये करंट कैरिंग लूप अपने आप में क्या है, मैग्नेट के जैसा है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। यहाँ सर्कुलर लूप है इसलिए एरिया πr²। अगर रेक्टेंगल जैसा लूप रहेगा तो एरिया L इंटू V लिखेंगे। तो लिख दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर करंट इंटू, उसमें लिखना है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है एटम के अराउंड r रेडियस में v स्पीड से, तो इससे एसोसिएटेड करंट क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे करंट होता है चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज है E और टाइम, वो कितने समय में एक चक्कर पूरा करेगा चार्ज, t समय में, तो E/t। टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2πr, वन रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस और स्पीड, तो स्पीड ऊपर आ जाएगा तो EV/2πr आ गया, ये करंट आया। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट उसके बाद लिखा हुआ है करंट इनटू एरिया। तो करंट का वैल्यू अभी आया है EV/2πr और एरिया कितना है πr²। सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EVR/2 आ गया, EVR/2। ये क्या आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और एंगुलर मोमेंटम एक होता है MVR। तो
तो इन दोनों का जो रेशियो आता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, इसको गैरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा EVR/2 डिवाइड बाई MVR। तो इससे RV कट जाएगा, M रहेगा, तो E/2M आया इसका वैल्यू। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आ गया, E/2M। और E/2M को क्या बोलते हैं, गैरो मैग्नेटिक रेशियो। अगला डेफिनेशन है बोर मैग्नेटॉन। इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ an electron. It is the magnetic dipole moment associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom. अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े, EVR/2। डेरिवेशन क्या किया है, EVR/2। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी, रेडियस, ये सब पुट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग होता है इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड ऑर्बिट में अलग होता है। तो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए अगर वेलोसिटी और R का वैल्यू पुट करेंगे तो उससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है 9.27। वैल्यू लिखिए इसका, बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24। 9.27 इंटू 10⁻⁻24। फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ होगा उससे फ्लक्स जीरो आएगा, उससे फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो, क्योंकि अकेले पोल होता नहीं है, नॉर्थ साउथ साथ रहेगा। तो जब भी कोई क्लोज सरफेस लेंगे तो उसके अंदर नॉर्थ पोल भी आ जाएगा और साउथ पोल भी। तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलेगा और साउथ पोल में उतना ही लाइन आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो गॉस लॉ लगाने पे B.ds और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डेफिनेशन हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। अगर एक सोलेनॉइड है और उसके बीच में कुछ रखा हुआ नहीं है, सोलेनॉइड है स्प्रिंग जैसा और उसके बीच में वैक्यूम है, कोई भी मटेरियल रखा हुआ नहीं है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 Ni। तो इस μ0 Ni को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो फॉर्मूला था वो μ0 Ni था, तो उसमें μ0 डिवाइड कर देंगे। तो B0/μ0 अगर करें तो μ0 Ni में μ0 डिवाइड कर दिए, तो B0/μ0 को बोलते हैं H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है, H। और ये H होता क्या है, B0 डिवाइडेड बाई μ0, और इसका μ0 कट के और वैल्यू क्या आता है, Ni। तो μ0 Ni क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और खाली Ni क्या है, इसमें μ0 को छोड़ के खाली Ni क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल when that material is placed in a magnetizing field। जैसे अभी एक सोलेनॉइड था, तो सोलेनॉइड जो अपने अंदर फील्ड बनाया वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, और उस सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम की जगह पर हम एक आयरन रख दिए, वैक्यूम जहाँ था वहाँ एक आयरन रॉड रख दिए, तो उस आयरन रॉड के अंदर का इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और वो अपने आप में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेता है, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो या पहले से एटॉमिक लेवल पे अगर उसमें पहले से है डाइपोल मोमेंट तो ओरिएंट हो जाता है। तो जो डाइपोल मोमेंट डेवलप कर गया आयरन के अंदर, कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप किया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, उस चीज़ को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर है मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। टोटल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक, टोटल इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया,
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स का खुद फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिखिए इट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग अप्लाई किए थे H और इंड्यूस हो गया M, तो दोनों का सम कर देंगे H प्लस M और उसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा कैपिटल B, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक परमेबिलिटी में लिखना है इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आयरन के अंदर आ गया। अगर सोलेनॉइड के भीतर एक आयरन रखे हैं और उसको हमको मैग्नेटाइज करना है, आयरन को क्या करना है मैग्नेट बनाना है, तो उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। और जो अप्लाई किए थे हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और फॉर्मूला लिखेंगे म्यू इक्वल टू बी बाई एच। यह द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब म्यू बाई म्यू नॉट इज म्यू आर। ससेप्टिबिलिटी है इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या था आयरन के अंदर खुद कितना इंड्यूस हो गया है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी सोलेनॉइड के अंदर अप्लाई कितना किए थे, तो M बाई H को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। फिर उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल टोटल 3 टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, नॉर्थ पोल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल ले जाएंगे तो भी वो अट्रैक्ट होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है रिपेल होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है सब पेयर्ड। पेयर्ड मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0। तो डायमैग्नेटिक रिपेल होता है और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। आयरन कोबाल्ट निकेल ये तीनों क्या है फेरोमैग्नेटिक। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब वो मैग्नेट बनने का टेंडेंसी उस पर क्या हो जाता है कम। तो क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था। तो क्यूरी लॉ क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्यूरी लॉ ये है ना। फिर अगर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो अगर फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है पैरामैग्नेटिक। तो जितने टेम्परेचर पे वो अपना नेचर चेंज कर देता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आ गया क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगता है।